देशों को आपस में बैठ के जो भी विवाद है उसको सुलह किया जाए। Who is recently our external affair minister? एस जयशंकर सर। LOC और NSC के बारे में बता सकते हैं? जी मैम। मैम LOC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल, LAC स्टैंड्स फॉर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मैम LOC का मतलब ये हुआ कि जब 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो एक आपस में बैठ के लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन था जिसके क्षेत्र में जितना कब्जा में रहा था उसी को सीज फायर वहीं पे सीज फायर कर दिया गया। तो वर्तमान स्थिति में LOC जो है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और LAC जो है वो भारत और चाइना के बॉर्डर पे है। LAC के बारे में 2 पॉइंट। मैम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसका मतलब ये हुआ मैम कि जिसके क्षेत्र में जितना सीमा वर्तमान स्थिति में कब्जे में है वहीं वहीं तक रहेगा, कोई भी एक दूसरे में ट्रांसलेशन फर्दर नहीं करेगा। इथेनॉल पॉलिसी क्या है? मैम नेशनल बायोफुल फ्यूल पॉलिसी 2018 के अंतर्गत में एक इथेनॉल पॉलिसी बनाया गया है जिसमें वर्ष 2022 तक पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग करना था, और 2025 में अभी इसे मॉडिफाई करके 2025 तक 20% ब्लेंडिंग करना है। रिसेंटली बिहार में कहाँ इथेनॉल प्लांट को? पूर्णिया में मैम खुला गया है इसे। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिस्ट्रेंट के बीच में डिफरेंस बताएं। यस मैम जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है जब एग्जीक्यूटिव अपने कार्य को करने में विफल होते हैं तो जुडिशियरी इसमें एक्टिव रोल प्ले करती है, वो आदेश देती है या वो खुद से इनिशिएट लेती है एग्जीक्यूटिव फंक्शन होने का। और रिस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि वो अपने कार्य को, अपने दायरे को जुडिशरी तक ही लिमिट करे, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा वो एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दे। बुद्धा जी के गुरु कौन थे? मैम चम मैम मैं नाम याद नहीं आ पा रहा है मैम क्या। हाँ, आई वाज यू टोल्ड अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म की बात की आपने, तो बस एग्जीक्यूटिव फंक्शन को या लेजिस्लेटिव फंक्शंस को भी? दोनों मैम, एग्जीक्यूटिव फंक्शन को भी हुआ, लेजिस्लेटिव फंक्शन को भी हुआ, दोनों। ठीक है। That's it from my side. सौरभ, आप मैकेनिकल जी इंजीनियरिंग सर। करी आपने, तो क्या आप मुझे टाइप्स ऑफ ब्रेक बता सकते हैं? सर एक सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ब्रेक होते हैं, एक शू ब्रेक होते हैं, और सर मुझे भी फिलहाल यही दो आ रहे हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में आपने सुना है? हाँ सर। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सर ये पास्कल्स प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसका सिद्धांत ये है सर कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड रहा तो अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे जिसका एरिया कम रहा तो जो वेट हमें उठाना रहेगा वो कम फोर्स में हम ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल का भी यही सिद्धांत है। ठीक है, नर्लिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर ये एक मशीनिंग ऑपरेशन है जिसे हम प्रायः लेथ मशीन पे करते हैं, और किस लिए करते हैं? थ्रेडिंग के लिए करते हैं सर। आप श्योर हैं? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर अब जब हम जीरो लेवल से प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उसे ग्रीनफील्ड कहा जाता है, और जब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हम कुछ रेनोवेट या मॉडिफाई करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो उसे ब्राउनफील्ड कहा जाता है। ठीक। आपने FRBM एक्ट के बारे में सुना है? यस सर। FRBM एक्ट कब आया था? सर मैं सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। FRBM एक्ट के बारे में कुछ बताइए। सर ये जो हमारे फिजिकल डेफिसिट है इसको एक अमाउंट में लिमिट करने के लिए बनाया गया है, और अगर सर आप परमिट करें तो मैं सर थोड़ा इसमें गेस करूँगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कितना तक रोकना है मैं रिकॉल नहीं कर पा आप रहा मुझे हूँ। इसका फुल फॉर्म बताइए। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। प्राइमरी डेफिसिट के बारे में कुछ बताइए। सर ये बजट का ही हिस्सा है, लेकिन सर एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है सौरभ, आप बिहार को, अब बिहार में जॉब करिएगा, और बिहार में जो पुलिस की ज़रूरत है वो गाहे बगाहे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट पे रहती है। तो आप मुझे ये बताइए कि बिहार में टोटल कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई या लगी? बिहार में टोटल कितनी बार इमरजेंसी लगी, और सबसे पहली इमरजेंसी कब लगी? सॉरी सर एग्जैक्ट डाटा मुझे याद नहीं है। सौरभ भाई, आप रूस का और यूक्रेन के वॉर के बारे में गाहे बगाहे आप डेली पेपर में पढ़ते होंगे। रूस का विघटन कब हुआ था और
और रूस के विघटन के टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट? सर रूस का विघटन 1991 में हुआ था और प्रेसिडेंट सर मुझे ठीक से याद नहीं। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आपने अभी नॉन अलाइनमेंट की बात की, तो आपको लगता है करंट गवर्नमेंट नॉन अलाइनमेंट पे वही फोकस देती है जो पहले जब ये कॉन्सेप्ट आया था तब जब जितना फोकस था उतना ही फोकस अभी भी है, या कुछ नया टर्म यूज कर दिया आजकल की गवर्नमेंट? मैम जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट था। ये अग्रणी नेता थे, लीडर थे इस कॉन्सेप्ट के, और तब से भारत आज तक ये पॉलिसी को ओबे करता आ रहा है। हैव यू और हर्ड अबाउट मल्टी अलाइनमेंट? मैम मैंने नहीं सुना है, लेकिन जो अभी रशिया यूक्रेन का जो मसला था, या फिर जो इजराइल और ईरान का भी जो मसला रहा तो है। आपको ये लगता है कि इंडिया अभी भी नॉन अलाइनमेंट फॉलो करती है हर कंट्री के साथ? हाँ मैम, मैम भारत कभी किसी का पक्षधर नहीं रहा है। हाँ, उसका स्टैंड अपना क्लियर है, उसके अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो वो सारे देशों के साथ मेंटेन करता है। जब किसी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो वो न्यूट्रल स्टैंड लेता है। हालांकि वो ये ज़रूर कहता है ग्लोबल लेवल पे कि जो भी विवाद हो उनको एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, उसे रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, इसराइल पैलेस्टीन में भी इनका कैसा स्टैंड है? इंडिया का नॉन अलाइनमेंट का ही स्टैंड है? यहाँ पे भी नॉन अलाइंड है। हालांकि भारत का इजराइल के साथ में ज़्यादा अच्छा रिलेशन है एज़ कम्पेरिजन टू फ़लस्तीन, लेकिन भारत फ़िलिस्तीन को भी कभी अपने जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसे कभी बंद नहीं किया है। तो यही बात हम रशिया के लिए भी बोल सकते हैं, बिकॉज रशिया से अभी भी करंट गवर्नमेंट जो है वो डिफेंस के मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, तो नॉन अलाइन तो नहीं हुआ ये? मैम न्यूट्रल स्टैंड है क्या ये? मैम भारत और रशिया का जो फ्रेंडशिप है, मिलिट्री कोऑपरेशन है, वो काफ़ी पुराना है। और वर्तमान में भी भारत रूस से सैन्य खरीदारी कर रहा है। और साथ में मैम इस युद्ध के दौरान भारत ने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन को भी प्रोवाइड किए हैं। रिसेंटली कौन सा वेपन ले रहे हैं? S-400। अच्छा, ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। आइएगा आपको क्वेश्चन